नमस्कार, जयस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गौरव झा। आज हमारे समक्ष हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर, विराट व्यक्तित्व प्रोफेसर डॉक्टर मणिभूषण मिश्र हमारे समक्ष मौजूद हैं और लगभग इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सबसे पहला सत्यमेव जयते, दूसरा रामायण में प्रकृति पर्यावरण विचार और चक्रवाक। इन्होंने तीनों किताब लिखा है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बताएं। सर्वप्रथम सभी दर्शक श्रोताओं को मैं नमस्कार निवेदित करता हूं। जहां तक प्रश्न यह है हमारी साहित्यिक यात्रा आरंभ का, तो मैं वर्ष 1990 में एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था और उस समय बच्चों के बीच में रहकर उनको एक तरह से अभ्यास कराने के दौरान, पठन पाठन के दौरान और फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें उनको मंचीय प्रशिक्षण देने के दौरान मैंने अपने से कुछ छोटी छोटी एकांकी के माध्यम से और वैसी एकांकियाँ जिनमें समाज को कुछ संदेश हो, उसकी रचना कर मैंने बच्चों के बीच से अपने इस लेखन का शुभारंभ किया हूँ। सर, आपने मतलब 3 किताब मतलब आपकी प्रकाशित हुई है, तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि बचपन के दिनों को और कुछ अनुभव, स्मृति जो आज भी आपके जहन में मौजूद हो। देखिए, जहाँ तक बचपन की बात है तो सबसे पहले मेरे बचपन के बारे में जानना चाहिए। और हर व्यक्ति का जीवन एक सीख से भरा होता है। निश्चित रूप से मेरा जीवन भी इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी कृषि संस्कृति के साधक तपस्वी थे, अभी जिंदा भी हैं। यह मेरे लिए गर्व का भी विषय है। यद्यपि मेरा परिवार जमींदार और जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा रहा, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई को भी उतना ही महत्व देते रहे। और इसी क्रम में मेरे घर के पास ही मध्य विद्यालय पटसा है, जहाँ 2 शिक्षक रहते थे और उनके खाने पीने का प्रबंध जो है वो मेरे घर से होता था। और प्रातः काल में, सायंकाल में मैं उनसे पढ़ने के लिए जाता था। वो मुझे हृदय से वो में एक थे श्री मधुसूदन झा, जो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, और दूसरे थे गणित और अंग्रेजी पढ़ाने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद लाल दास जी। अपने शिक्षक मधुसूदन झा जी को, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे आरंभिक गुरु थे और वो मुझे बहुत मानते थे। यहाँ तक कि अपने खाने से पहले मुझे खिलाते भी थे। और नृत्य के प्रति मेरी गहरी रुचि उसी वक्त से हुई। वो जो श्लोक याद करने देते थे वो मैं जल्द में याद करके उन्हें सुना भी देता था। और इसी क्रम में वो, और एक तरह से ये कहा जाए कि मेरे जीवन में पढ़ाई लिखाई का जो एक लंबी यात्रा हुई, उस यात्रा का आरंभिक सोपान वही समय था। और इसी क्रम में चलते चलते जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे मेरे नाना जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो व्याकरण, साहित्य, कर्मकांड के बड़े विद्वान थे और पेशागत वो वैद्य थे। तो वो मुझे क्या करके मैं सर्वप्रथम मुझे 2001-2 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से भारतीय संविधान का राष्ट्रीय मंत्र सूत्र सत्यमेव जयते वैदिक व्याख्या और सामाजिक विनियोग विषय पर शोध करने के लिए
कनिष्ठ अध्येता वृत्ति दी गई। मैंने वह काम पूरा भी किया। मेरी इसके बाद मैंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, परीक्षा दी और मेरे पीएचडी गुरु डॉक्टर सतीश चंद्र झा उस समय में विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे और उनकी प्रतिभा का मुझे भरपूर लाभ मिला। मुझे वर्ष 2012 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ अध्येता वृत्ति के लिए चुना गया और मैंने भारतीय संविधान का राष्ट्रीय मंत्रसूत्र और मैंने मिथिलाक प्रमुख पावन त्योहार, संदर्भ, कथा और दर्शन इस विषय पर मैंने पूरा शोध किया। अब लगातार और इसी क्रम में मैंने ढेर सारे लेख लिखे और सबके सब शोधात्मक हैं, शोध परक है, मूल्यांकन परक है। एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे कि मेरी दूसरी पुस्तक जो रामायण में प्रकृति पर्यावरण विचार है वो मेरे पीएचडी के रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ है। तो और इसके बाद वर्ष 2000 में मैंने सुलभ इंटरनेशनल की एक आनुषांगिक संस्था थी, सुलभ साहित्य अकादमी, जिसके अध्यक्ष आचार्य निशांत केतु जी हुआ करते थे। उनके संपर्क सानिध्य में आने के बाद मैंने साहित्यिक पत्रिका के संपादन का कार्य सीखा। फिर सुलभ इंडिया में सहायक संपादक बना और चक्रवाक जैसी पत्रिका में मुझे सहायक संपादक का गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही मेरी यात्रा है। डॉक्टर मणिभूषण मिश्र जी हिंदी के एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर, पुरोधा और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने 3 किताबें प्रकाशित कराई हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में कविता लेखन और आपके समय में रचित रचनाओं में क्या भिन्नता नजर आ रही है देखने को? देखिए, आज के समय की जो कविता है, मैंने सबसे बड़ी बात है कि जो ऋषि नहीं होगा वो कभी नहीं हो सकता और ऋषि बनने के लिए चिंतन और साधना की आवश्यकता है। आज के ज्यादातर राइटर जो हैं वो नकल पर चल रहे हैं। वो एक कविता आएगी, उसके तर्ज हाँ गयात्मक तो रहता है लेकिन उसको कविता नहीं कही जा सकती है। तो इस टाइप की कुछ रचनाएं आ जाती हैं। तो लोक प्रायिकता का मूल उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य में सबसे बड़ी बात है कि एक अप्रत्यक्ष संदेश होता है। किसी को हम सीधे से नहीं कहें कि आप ऐसा करो, बल्कि कविता में वो संदेश छुपा रहना चाहिए कि पढ़ने के बाद लोगों में इस तरह की बात आ सकती है कि हमको ये काम करना चाहिए। में ज्यादातर राष्ट्रीय उसमें नहीं, मखनलाल चतुर्वेदी की कविता को आप देखिए, चाह नहीं मैं सुरवाला के गानों में गुथा जाऊं, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप में राष्ट्रभक्ति आना चाहिए, आप राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित हो, वो बात नहीं है। लेकिन इन कविताओं में या कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, जो गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, तो उन कविताओं में या तुम ये नेपाली की है, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, इस तरह की कविताएं जो हैं इसमें प्रत्यक्ष संदेश नहीं है, ये परोक्ष संदेश है। और इसमें इतना मजबूत संदेश है कि लोग खुद ब खुद जो है सो अपना मार्ग के जो छंद थे, कुछ लोगों ने छंद को तोड़ने का भी काम किया। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें छंद का भी पता नहीं चलता है कि किस छंद में लिखा गया, कैसे ये हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसिद्धि आज कल उसी
सर आपसे जानना चाहेंगे कि कविता अथवा लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, आपसे बात करने के बाद और जो हम लोग आपस में ये विचार कर रहे हैं, इन बातों में आपको अंदाज आ गया होगा कि कविता लेखन में छंद, रस, अलंकार और परोक्ष संदेश ये आवश्यक उसके तत्व हैं। और हर कवि को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं उसमें कम मेहनत करके पाठक के ऊपर अपनी छाप कैसे छोड़ें, उसमें अच्छा से अच्छा संदेश कैसे जाए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे देश की परंपरा ऋषियों की रही है। आप आइए, जब लौकिक संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है, जहां से महर्षि वाल्मीकि का उद्भव होता है एक कवि के रूप में, और उनके मुख से जब पहला श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा जतक्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अब इस चीज को देखिए आप, यह लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक है। रामायण हमारा आदि ग्रंथ भी है, कहा जा सकता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कविता में गेयता जो है, गेय की बात है, तो सबसे पहली बात यह है कि ऋषित्व परंपरा में अगर चले तो जब छंदोबद्ध होंगे तो गेय होगा ही। गीत की परंपरा में अगर गेयता है और संदेश नहीं है तो फिर उसको हम कविता नहीं और कविता कहेंगे। उससे बढ़िया कोई। एक सवाल और है कि देख रहा हूँ कि आज के युवा पीढ़ी जो है वो मतलब कि एकाकी होते जा रहे हैं, और ज्यादातर इनका साहित्य के प्रति रुझान भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो फिर और एज अ करियर के रूप में भी बहुत सारे युवा साहित्य को लेकर बढ़ रहे हैं, तो फिर इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा को यह पता नहीं है कि हम युवा हो गए, हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो जिसको ये पता नहीं हो कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जाना है, गंतव्य का पता नहीं है, तो ऐसे पाँव में एक कमी है। पहले के युवक जो थे वो अपने से सीनियर से संपर्क करते थे, अपने से वरिष्ठ जो थे उनसे संपर्क करते थे, वह है सो एक स्वाभाविक बात है। अब भाषा ज्ञान जो है, कहा गया है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आजकल सर भाषाई ज्ञान भी बहुत देखने को मिल रहा है कि मतलब हिंदी और इंग्लिश जो ये दोनों मिक्स करके हो रहा है। हाँ, मैं अपनी बात आगे यही कहना चाह रहा हूँ कि कहा गया कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, यानी बिना कॉलेज का नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो कॉलेज तो पढ़ने के लिए जाते नहीं है। सब कुछ आकृति थी, जिस मानव मूल्य के प्रति हम लोग समर्पित थे, वो मानव मूल्य समाप्त हो गया। अब है क्या कि सामने अर्थ युग दिखाई पड़ रहा है, अधिक से अधिक पैसे का उपार्जन करो। साहित्य को पढ़ता कौन है? और साहित्य को पढ़ने से, जब मैं अपने महाविद्यालय में अपने छात्रों को कोई आवेदन लिखने के लिए कहता हूं, तो न उनके पहले तो वो क्या लिखेंगे ये तो बात की बात है, न उनके पास कागज रहता है, न उसके पास कलम होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे लिखो। और में लेखक वर्ग के पास भी काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और बाल साहित्य को मतलब कि बढ़ावा कैसे देना चाहिए जिससे छोटे छोटे बच्चों का रुझान बाल साहित्य के प्रति बढ़े? सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक के समक्ष चुनौती, इस विषय पर एक सेमिनार ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से हैदराबाद में हुआ था।
अब किसी लेखक को किन किन विषयों से रूबरू होना पड़ता है, तो अलग अलग के उत्तर रामचरितम के लेखक तुलसीदास साहित्य की बात आ गई है। लोग ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उसमें पैसा लगना नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से अगर आप नेट का उपयोग करते हैं और नेट आप एक लेखक को आरंभिक काल से लेकर रचना के प्रकाशन तक और फिर पाठकता की बात को लेकर के भी दो चार होना पड़ रहा है, यह एक चिंता की विषय है। यह एक चिंता का विषय है। और मेरे ख्याल से जितने साहित्य की बात है, आप देखिए बालकृष्ण राव जी जो थे, मधुर हम बच्चों का संसार जैसी कविता जब लिखते हैं तो क्या सुंदर आराम से बच्चे हंसते खेलते इसको याद कर लेते थे। नहीं, आज